गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक प्रभाव से पाठ 10 लेसन नंबर 10 युवाओं का अंचल कुल्लू कुल्लू मनाली का नाम आपने सुना होगा। ये हिमालय के पास शिमला में स्थित है। शिमला में स्थित है कुल्लू मनाली, और ये एक पर्वतीय प्रदेश है। ये एक पर्वतीय प्रदेश है। लेखक, इसके लेखक हैं सच्चिदानंद आज्ञे हैं। तो इस पाठ में लेखक ने कुल्लू और उसके आसपास के प्रांतों के कुल्लू और उसके आसपास के प्रांतों के सौंदर्य और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। आप लोग में से कोई शिमला यात्रा अगर किया है तो जानता होगा कि शिमला एक पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पर देश विदेश के लोग घूमने आया करते हैं। साल भर यहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है और इसकी सुंदरता को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यानी हर मौसम में ये खूबसूरत दिखता है। ये स्थान बहुत खूबसूरत दिखता है और प्रकृति ने इसको खूबसूरत बनाया है, और प्रकृति हर दिन इसकी सुंदरता को और बढ़ाती रहती है। जिसकी सुंदरता को प्रकृति स्वयं बढ़ाती है वो स्थान स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होता है। तो इसलिए ये स्वर्ग कहा जाता है, हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। तो आपको जब भी मौका मिले तो शिमला जरूर घूमना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और पर्यटक यहाँ सालों आते रहते हैं और यहाँ के सौंदर्य का आनंद उठाते हैं। कुल्लू मनाली पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय प्रदेश में जनजीवन कैसा होता है, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, वहाँ का जीवन कैसा होता है, हम यहाँ देखेंगे कि कुल्लू की सभ्यता क्या है, कुल्लू की संस्कृति क्या है, कुल्लू में वहाँ के लोगों की जो विशेषताएं वो क्या हैं, यहाँ कौन कौन से स्थान दर्शनीय हैं, कौन कौन से स्थान में क्या उन स्थानों की क्या विशेषता है, आदि आदि के बारे में, मौसम के बारे में, यहाँ का मौसम कैसा होता है इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है यहाँ के मंदिरों के बारे में। यहाँ ये मंदिरों के बारे में, कुल्लू कहाँ स्थित है इसके बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। गर्मियों की छुट्टियों में यदि आपको मौका मिले तो आप कुल्लू मनाली जरूर घूमने जाइए। तो भारत में अनेक स्थान ऐसे हैं जो देखने लायक हैं, तो हम अक्सर जाते हैं। वृंदावन गार्डन, दक्षिण भारत में वृंदावन गार्डन है, मैसूर है, और केरल है, हैदराबाद है, मद्रास, ऐसे बहुत सी जगह है जहाँ हम घूमने जाते हैं। उत्तर भारत में दिल्ली है, अमृतसर है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिसको हम देखने जाते हैं। तो ये स्थान अत्यंत मनोरम, मनोहारी, चमत्कारी और दर्शनीय होते हैं, और इन स्थानों की अपनी एक विशेषता होती है। लेकिन उन सब स्थानों में सबसे अलग है कुल्लू मनाली। तो यहाँ देश विदेश के लोग घूमने क्यों आते हैं, ये जानना महत्वपूर्ण है। और बार बार आते हैं, एक बार नहीं, बार बार आते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार इस स्थान में आते हैं, और सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए ये स्वर्ग से समान है। ठीक है, चले मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए, और फिर उसके बाद इसका सरल अर्थ हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो इसमें कुछ कठिन शब्द भी दिए हैं, जैसे अनुमति है, आज्ञा, गहराव, गहवारा, पालना, प्रतिष्ठित यानी स्थापित, विराट यानी भव्य, मृग यानी हिरण, पाषाण यानी पत्थर, उद्गम यानी निकलने का स्थान, आदि आदि कुछ कठिन शब्द हैं। तो आइए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। बुक रीडिंग। देखिए, कोई भी लेसन का बुक रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बुक रीडिंग करेंगे, हमारे बाद आपको बुक रीडिंग करना है, पूरा लेसन आपको पढ़ना है। हाँ, ये है कि आप अभी
एक पेज पढ़े, थोड़ी देर के बाद ब्रेक के बाद दूसरा पेज पढ़े, फिर थोड़ी ब्रेक के बाद तीसरा पेज पढ़े, फिर चौथा पेज पढ़े। मतलब एक बार आपको जो लेसन चालू करना है तो उसको पूरा पढ़ना है, पूरा रीडिंग करना है। अच्छा, रीडिंग करते समय ध्यान रखना है शुद्ध पढ़ना है। शुद्ध पढ़ने से ही आपको नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा में बुक रीडिंग पर नंबर आता है, 5 नंबर मिलता है। तो अभी आपका घर ही आपका विद्यालय है और यहाँ से हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको बराबर आपको सुनना है, ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, उसको सुनना है, पढ़ना है और उसके बाद उसके प्रश्न उत्तर भी आपको भेज दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के जो लेसन हम पढ़ा दिए हैं, सभी पाठ के प्रश्न उत्तर नोटबुक, हिंदी नोटबुक, क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखना है। स्कूल जैसे ही खुलेगा हम कॉपी चेक करेंगे, उसके आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। परीक्षा में पास होने के लिए उसमें नंबर है, तो क्वेश्चन आंसर लिखने पर नंबर दिए जाएंगे जो आपकी परीक्षा में सफलता में आपके सहायक होंगे। आपका नोटबुक में सभी लेसन का प्रश्नोत्तर होना ही चाहिए। इसके अलावा बुक में जो आंसर लिखने हैं, मल्टीपल चॉइस है, राइट रॉन्ग है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भी आपको बनाना है, क्योंकि सारे उत्तर तो आपके पास हमने भेज दिए हैं, ऑनलाइन सब भेज दिए हैं। तो जब सब सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास आए तो जो नोटबुक में लिखना है नोटबुक में लिखिए क्वेश्चन आंसर, और जो टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे प्रश्न उत्तर हैं, ग्रामर के हैं या दूसरे हैं, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग जो भी हैं, उसको बुक में लिखना है। बुक भी चेक होगी और नोटबुक भी चेक होगी और उसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। और उसमें ये नंबर आपको परीक्षा में सफलता में सहायक होंगे। पास तभी होगे जब ये होमवर्क करोगे। होमवर्क के बिना आपको पास नहीं किया जाएगा। आपका होमवर्क नहीं है इसलिए आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, इसलिए होमवर्क को ध्यान दीजिए। और इसके अलावा जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ से जो पढ़ाई आपके पास जा रही है, यहाँ हम पढ़ाने आते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद आपके पास वो पढ़ाई पहुँचती है, उसमें आपको टाइम देना है, वक्त देना है, पढ़ना है। हम पढ़ाकर अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप घर में पढ़कर अपनी ड्यूटी पूरा करो। समय अच्छा बुरा सब चलता रहता है, समय के साथ हमको काम कर रहे हैं। अभी कोरोना का मुसीबत है, आप नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, घर में तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपना काम कीजिए, आलस नहीं करना है, घर में समय बर्बाद नहीं करना है, पढ़ाई करनी है। ये पढ़ाई आपको परीक्षा में पास होने में मदद करेगी। आप पढ़ाई का मूल्य समझिए, महत्व समझिए, और आपको कोई भी परेशानी है तो सीधा इस नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। हमारा नंबर है 7894945066। कोई भी सवाल, कोई भी प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 10 लेसन, मतलब 9 लेसन हमने पढ़ा दिए हैं, 10वां हम पढ़ा रहे हैं। 10 लेसन आपकी नोटबुक में होने चाहिए। तो प्रश्न उत्तर बनाइए और टेक्स्ट बुक में भी बनाइए, और कोई प्रॉब्लम हो हमसे पूछिए। प्रश्न उत्तर आपको भेज दिया गया है, सारे आंसर आपको भेज दिए गए हैं, ऑनलाइन में के माध्यम से आपको भेज दिए गए हैं। आप वहाँ से देख लीजिए और ऐसा लिखिए, ठीक है। हाँ, जो हम बोले हैं उसको आप कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। मंडी से कुल्लू प्रदेश से जाते हुए ब्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। उस पर से लारी का जाना काफ़ी खतरनाक है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज न चले, इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल का चौकीदार अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में आगे आगे चलता है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। आगे आगे चलता है मोटर, आगे आगे चलता है और मोटर उसके पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा पड़ा रहता है कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार ना जा सके। 10 बजे के करीब हम लोग ओट पहुँचे।
यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। पहले ये मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे मनाली आ सकते हैं। आसपास का सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। और कुछ लोग आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो कोई किसी में चावल उबाले जा सकते हैं। व्यास नदी के किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। तो लेखक यात्रा करता है। कहाँ की यात्रा करता है? कुल्लू की यात्रा करता है। कुल्लू की यात्रा में वो क्या अनुभव करता है, उसकी जो यादें हैं, संस्मरण बोलते हैं इसको, वो उसको इस लेसन में उन्होंने लिखा है कि मैं कुल्लू घूमने गया और मैंने वहाँ क्या क्या देखा और ये स्थान कितना खूबसूरत है, दर्शनीय है, प्रभावशाली है, इसका यहाँ पर वर्णन है। तो बुक रीडिंग, आपको हर दिन बुक रीडिंग करना है और बुक रीडिंग करने के बाद आपको 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ रफ कॉपी में लिखना है। कोई भी पैराग्राफ लिखिए, प्रोज का लिखिए, पोट्री का लिखिए, लेकिन लिखिए। 5-10 लाइन लिखने से लिखने का अभ्यास होगा और शुद्ध लिखिए। शुद्ध लिखना भी शुद्ध है, तो लिखने की प्रैक्टिस, लिखने का अभ्यास बराबर बना रहे ताकि आपको आने वाले परीक्षा में लिखने में किसी प्रकार का कोई कष्ट या प्रॉब्लम महसूस ना हो। ठीक है, तो अब हम इसका अर्थ बता रहे हैं। तो लेखक बोलता है यहाँ से देवताओं का अंचल आरंभ होता है। जहाँ लेखक पहुँच गया, कुल्लू पहुँच गए, और लेखक बोलता है यहाँ से, इस स्थान से होता है कि अब देवताओं का अंचल, यानी ये जो कुल्लू प्रदेश है ये पूरा हिंदू मंदिरों से भरा हुआ है। बहुत सारे हिंदुओं के हिंदू देवताओं के मंदिर है यहाँ पर, इसलिए इसको देवताओं का अंचल कहा गया। अंचल यानी आंचल, देवताओं का आंचल, जहाँ कदम कदम पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हो। तो यहाँ से देवताओं का अंचल कुल्लू आरंभ होता है। मंडी एक स्थान का नाम है। मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। यहाँ पर व्यास नदी बहती है। तो कुल्लू प्रदेश जाते समय व्यास नदी आती है रास्ते में, और वहाँ पर रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ता है। रस्सी की मदद से झूलना पुल को पार करके आप कुल्लू जा सकते हैं। उस पर से लारी का जाना काफ़ी खतरनाक है। उसके ऊपर से जब लारी चलती है तो ये खतरनाक सीन होता है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज ना चले। लारी की रफ्तार कितनी होती है? 4 मील की रफ्तार से ज़्यादा नहीं चला सकते। इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल का चौकीदार, उस पुल में एक चौकीदार रहता है और जिसकी पीठ पर एक नोटिस बोर्ड लगा है क्या, और उस पर लिखा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है 4 मील रफ्तार। 4 मील से ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं होनी चाहिए। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो, यानी उसको फॉलो करना पड़ता है। वो जो चौकीदार है, वो जो गाइड है, उसको हमको, चौकीदार है जो, उसको हमको फॉलो कर, उसके अनुसार हमको अपनी रफ्तार से चलना पड़ता है। उसकी रफ्तार के अनुसार हमको चलना पड़ता है। आगे आगे वो चलता है और पीछे फिर हमारी मोटर उसके पीछे पीछे चलती है, ऐसा लेखक कहता है। पुल के दोनों ओर पहरा पड़ा रहता है। इस पुल के दोनों तरफ चौकीदार खड़े, सैनिक खड़े। चौकीदार की अनुमति के बिना वो भी आर पार नहीं जा सकता। ये पुल बड़ा खतरनाक है, इसलिए 24 घंटा इस पुल पर पहरेदार, चौकीदार, सैनिक रहते हैं इसकी सुरक्षा के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए।
10 बजे करीब हम लोग ओट पहुँचे। लेखक आगे जी बताते हैं कि 10 बजे हम ओट नामक स्थान पर पहुँचे। यहाँ से एक सड़क शिमला जाती है। इस स्थान से एक सड़क है, वो सीधा शिमला जाती है। पहले ये मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था। पहले इस मार्ग पर पैदल चलने वाले साहसिक लोग आया जाया करता है, लेकिन अब पक्की सड़क बन गई है। पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड बिताने के लिए मोटर से बैठकर सीधे मनाली जा सकते हैं। तो पक्की सड़क हो गई है, आप मोटर गाड़ी में बैठकर, जीप में बैठकर, कार में बैठकर और जो साधन है उसमें बैठकर सैलानी लोग, पर्यटक लोग आराम से सीधे मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली शिमला का बहुत खूबसूरत स्थान है। तो कोई यहाँ हफ्ता भर रहने आता है, कोई महीना रहने आता है, कोई 6 महीने, कोई साल रहने के लिए आता है। सबका अपना अपना प्रोग्राम है। ये आसपास, मनाली के आसपास का स्थान बहुत सुंदर है। और कुछ लोग आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है। इसके आगे का एक रास्ता है जो मणिकर्ण की ओर जाता है। मणिकर्ण एक तीर्थ स्थान है। मणिकर्ण हिंदुओं का एक तीर्थ स्थान है। यहाँ गर्म पानी के कई स्रोत हैं। यहाँ पर देखिए सोर्स, गर्म पानी का बहुत सोर्स है, स्रोत है यहाँ गर्म पानी का। जैसे तुम कभी कभी देखना, सर्दी के मौसम में बोरिंग के अंदर से गर्म पानी निकलता है और गर्मी के मौसम में बोरिंग से ठंडा पानी निकलता है। तो यहाँ ऐसे स्थान है बहुत सारे जहाँ पर गर्म पानी निकलता है और नहाने के लिए भी तुम गर्म पानी में, उस गर्म पानी से नहा सकते हो और उस गर्म पानी से तुम चावल उबाल के भी मतलब चावल बना सकते हो। ऐसा है ये स्थान। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से ठंडा और गर्म पानी अलग अलग निकलता है। कोई नहाने के लिए ठीक है ये पानी, गर्म पानी, और कोई चावल बनाने के लिए काम में लाता है। व्यास नदी के किनारे किनारे, व्यास नदी है उसके किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुँच गए। व्यास नदी की किनारे किनारे खतरनाक सड़कों को पार करते हुए लेखक बोलते हैं हम 12 बजे कुल्लू पहुँच गए। कुल्लू, अब कुल्लू के बारे में बता रहे हैं। कुल्लू कैसा स्थान है? कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। गहवारा का अर्थ है पालना, पालना यानी झूला। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का पालना है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं। यहाँ जो गांव है ना, अलग अलग गांव, ए गांव का देवता दूसरा है, बी गांव का देवता दूसरा है, सी गांव का देवता दूसरा है। ऐसा है, यहाँ अलग अलग गांव हैं और अलग अलग गांव के अलग अलग देवता हैं, देवी देवता हैं। अपने अपने देवी देवता हैं जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए हैं। लोग उनकी पूजा करने आते हैं। तो यहाँ की खासियत यह है, यहाँ हर गांव में अलग अलग देवताओं के मंदिर हैं और लोग उनकी पूजा करने के लिए आते हैं। और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना करने के लिए आते हैं। यहाँ पर रघुनाथ नाम का एक बहुत बड़ा मंदिर है। साल में एक बार लोग पूजा, और साल में एक बार अपने अपने रथ में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। तो साल में एक बार यहाँ पर रघुनाथ मंदिर में सब लोग आते हैं और राम की उपासना यहाँ पर की जाती है। सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल, वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा है। तो कुल्लू को देवताओं का अंचल क्यों कहा जाता है? कारण यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के हजारों सैकड़ों मंदिर हैं और ये मंदिर बड़े विराट हैं और इनको देखने के लिए, इनकी पूजा अर्चना के लिए संसार के सारे लोग यहाँ आते हैं। इसलिए कुल्लू को देवताओं का अंचल कहा गया है। ये सब असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ से
आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। ये जो मंदिर है और इसके अंदर जो देवी देवता हैं ये ऋषि मुनि यहाँ के ऋषि मुनि हैं और आदिम यहाँ के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं या पुराने ज़माने के जो लोग हैं, वे सब इन देवी देवताओं की पूजा यहाँ पर आकर करते हैं। कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दशहरे के दिन में बहुत बड़ा उत्सव होता है। इसमें आसपास के सभी देवी देवताओं रथ में बैठा कर लाए जाते हैं। सभी देवताओं को, देवी देवताओं को आसपास के सभी देवताओं को, देवी देवताओं को रथ में बैठाकर दशहरे के दिन लाया जाता है। इस उत्सव में ऐसा सुनने में आता है कि हजारों देवताओं के साथ रथ शामिल होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि हजार देवताओं के रथ इस उत्सव में शामिल होते हैं। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। देखो और क्या खासियत है। कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड है, व्यास मुनि का स्थान है, विशिष्ट मुनि का स्थान है और भी अनेक ऋषि मुनियों का स्थान है। पांडवों के मंदिर है और ऐसा कहा जाएगा कि भीम की पत्नी हिंडिबा देवी की पूजा होती है। यहाँ पर भीम, महाभारत का जो भीम है ना, उसकी पत्नी हिंडिबा देवी की यहाँ पूजा होती है। और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर ऋषि मुनि, मनु ऋषि का, मनु भगवान का भी मंदिर है। मनु ऋषि बहुत बड़े ऋषि हैं और मनु भगवान का भी यहाँ पर मंदिर है कुल्लू में। दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। दशहरा अक्टूबर में, दशहरा महीना, अक्टूबर महीने में दशहरा का त्यौहार आता है। तो यहाँ पर कुल्लू प्रांत में दशहरे के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। साल भर का व्यापार इसी दशहरे के समय में हो जाता है। बाहर से, देश विदेश से बहुत सारे यात्री, सैलानी, पर्यटक इस दशहरा उत्सव में शामिल होते हैं। देसी चीज़ें, विदेशी चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं। देसी चीज़ों की दुकानें, विदेशी चीज़ों की दुकानें यहाँ लगती हैं। होटल, पंसारी हाट अलग अलग लगते हैं। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही उमंगे लेकर आते हैं। तो दशहरों के अवसर पर खास दशहरा में दुकान लगाने के लिए, सामान बेचने के लिए, सामान खरीदने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। बेचने वाले बेचने आते हैं, खरीदने वाले खरीदने के लिए आते हैं और बहुत कम समय में ही ये सारा सामान बिक जाता है। क्योंकि यहाँ का जो आर्ट है, यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती, बहुत अच्छी, उपयोगी। तो रंग बिरंगे कंबल, पट्टू, पट्टियाँ, पश्मीना, चरु आदि, रिच कैमरिक के बाग, कभी कभी बर्फ के बाग की तरह जूते, मोजे, सिलाई पोशाकें, टोपियाँ, बांसुरी, बर्तन, पीतल, चांदी के आभूषण, लकड़ी, हड्डी और सिंह की कंघियाँ, देसी और विदेशी कांच, बिल्लौर और पत्थर के मानकों के हार, ना जाने और क्या क्या चीज़ें, बहुत सारे नाम दिया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर बिकती हैं। इसके अलावा भी लेखक बोलता है और भी बहुत चीज़ें, मैं कितनी चीज़ों का नाम यहाँ पर लिखूँ और देखते देखते बिक जाता है। मतलब बाजार में सामान आया, खरीदार तुरंत आ जाते हैं। मतलब ये दुर्लभ चीज़ें और कहीं नहीं मिलती हैं। इसलिए जो सैलानी हैं जल्दी जल्दी इन चीज़ों को खरीद भी लेते हैं, बिक जाते हैं सारी सामान। दिन भर में हजारों की संपत्ति हाथ बदल लेती है। हजारों रुपए का सामान बिक जाता है, लाखों रुपए का व्यापार हो जाता है। यहाँ तमाशा होता है, नाच का है, कल्चरल प्रोग्राम बहुत सारे होते हैं, नाच गाना होता है, गाना बजाना होता है, रोशनी होती है। मतलब मेले का जो खासियत है, मेले में जो कुछ होता है यहाँ भी होता है और कुछ हटकर भी होता है। इसलिए देश विदेश के सारे लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए आते हैं। उस दिन कुल्लू में 2 घंटे ठहरे। लेखक बोलता है कि हम लोग उस दिन दशहरा के अवसर पर यहाँ पर 2 घंटे ठहरे, भोजन किया और फिर लॉरी में बैठकर आगे बढ़े। खाना खाने के बाद
हम फिर आगे बढ़े। मलानी देवताओं के अंचल का ऊपरी छोर कुल्लू से 23 मील है। कुल्लू से जो मलानी की दूरी है वो 23 मील है। अब बीच में कटराई की बस्ती है और अब हम मलानी जाना चाहते थे तो हमने देखा कि बीच में क्या है, कटराई बस्ती है। कटराई से चलकर हमारी मोटर है, हमारी कार है, कलाथ होती हुई मलानी जा पहुँची। कुल्लू से हम आगे बढ़े, कटराई पहुँचे, कटराई के स्थान का नाम। फिर हमारी मोटर कलाथ पहुँची और कलाथ के बाद हम लोग मनाली पहुँचे। मलानी दुनिया का एक खूबसूरत स्थान है, शिमला का बहुत खूबसूरत स्थान है ये। मनाली का मुनाली के ने यह नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया। तो मुनाल नाम का यहाँ पक्षी था और बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते थे। फेसट जाति का हिमालय का पक्षी अत्यंत सुंदर होता है। इससे संबंध में यहाँ के लोगों में कई किंवदंतियाँ भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन मैदानी भाग में रहने वाले लोगों के लिए मनाली शायद संसार में सबसे बढ़िया स्थान है। तो लेखक बोलता है कि मनाली जो है बहुत खूबसूरत स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है और ये स्थान संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा बढ़िया है। मनाली की 2 बस्तियाँ हैं। मनाली नामक स्थान की 2 बस्तियाँ हैं। एक तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए गए बंगलों और बाजार वाली बस्ती, एक बस्ती है जो दूसरे प्रांतों से आए हैं और वहाँ पर ज़मीन खरीद कर जिन्होंने बंगले बनाए हैं और वहाँ रहते हैं। तो बाहर से आकर बसे हुए लोगों द्वारा बनाए गए बंगलों और बाजार वाली बस्ती को दाना कहते हैं। और दूसरी जिसमें करीब मील भर ऊपर चलकर खास मनाली गांव की मोटर दाना तक जाती है। दाना से सड़क फिर ब्यास नदी पार करके रोहतांग की जोत से होकर लाहौर को चली जाती है। इसी मार्ग पर मनाली से 2 मील की दूरी पर वशिष्ठ नाम का गांव, मनाली से ये 2 मील दूर है और गांव का नाम है वशिष्ठ, जहाँ गर्म पानी के कुंड और वशिष्ठ मंदिर है। यहाँ पर गर्म पानी का कुंड है और ये वशिष्ठ मंदिर भी है। कहते हैं कि वशिष्ठ यहाँ तपस्या करते हुए पाषाण हो गए। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वशिष्ठ यहाँ पर तपस्या किए और तपस्या करते करते खुद भी पहाड़ बन गए थे, पत्थर बन गए थे। पाषाण मूर्ति वही महापूजा भी, पाषाण मूर्ति वहाँ पूजी भी जाती है। उस पत्थर की यहाँ के लोग पूजा भी करते हैं। यहाँ पानी में गंधक की मात्रा काफ़ी। देखिए, हर स्थान की हवा और पानी में एक खासियत होती है। पहाड़ी प्रदेश मनाली का जो पानी है, इस पानी में गंधक की मात्रा ज़्यादा है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, यहाँ का स्थान स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए देश विदेश के लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। रोहतांग की जोत पर ही व्यास कुंड है। आगे देखें कि रोहतांग नाम का एक स्थान है जहाँ पर व्यास कुंड है। यहाँ से मील भर हटकर व्यास मुनि का स्थान है। 1 मील आगे बढ़ोगे तो व्यास मुनि का स्थान है, जहाँ से व्यास नदी निकली है। रोहतांग का मार्ग बहुत रमणीय है। रमणीय मतलब देखने लायक। व्यास नदी के वेग से किस तरह पहाड़ के पहाड़ कट गए हैं, वह भी देखने की चीज़ है। कहीं कहीं तो नदी 8-10 फुट चौड़ी दरार में 400-500 फीट नीचे जाकर अदृश्य हो गई है। ये स्थान एक अलग अलग प्रकार का स्थान है। यहाँ पर कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि जो नदी है 8-10 फुट चौड़ी दरार में 4-5 फुट नीचे जाकर अदृश्य भी हो जाती है। केवल स्वर सुनाई देता है, मतलब आवाज़, नदी बहने की आवाज़ आती है लेकिन नदी दिखाई नहीं देती है। इसका कारण यह है कि व्यास नदी बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर उतरती है। इसका कारण है
कि यहाँ पर जो व्यास नदी है इस स्थान से जब नीचे मैदान की तरफ जाती है तो बहुत तेज़ गति से जाती है, इतनी तेज़ गति से जाती है तो वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका आवाज़ आता है। जैसे ट्रेन, पटरी पर ट्रेन बहुत तेज़ गति से जाती है ना, तो उसके डब्बे हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन ट्रेन जाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये प्लेन है ना, प्लेन जब बहुत तेज़ चलता है ना तो दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका आवाज़ हमको सुनाई देता है। वैसा ही ये नदी जो है व्यास नदी, ये जब पहाड़ से मैदान की तरफ जाती है तो बहुत तेज़ रफ्तार से जाती है और तब ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसकी आवाज़ हमको सुनाई देती है। उस आवाज़ से ही हमको पता चलता है कि व्यास नदी बह रही है। अपने मार्ग से पहले 5 मील में जितना नीचे उतरती है वह उतना अगले 50 मील में नहीं, और उसके बाद में 500 मील में नहीं। रोहतांग की जोत की दूसरी ओर कोकसर पड़ाव है। यहाँ जाते बर्फ के सौंदर्य का जो दृश्य दिखता है मैंने दूसरा नहीं देखा। तो आगे जब हम चलते हैं तो पहाड़, बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं। बर्फ के पहाड़ बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। मैंने देखा, इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा। उसका वर्णन करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। कुछ मीलों के दायरे का एक प्याला सा बना हुआ है, जिसके सब और ऊंची ऊंची हिमकृत चोटियाँ, ये हिमालय के पास में, इस जो मलानी है वो हिमालय के पास में है, इसलिए यहाँ बर्फ़ क्या पहाड़ है, और बर्फ़ से जो चोटियाँ हैं बर्फ़ की आकृति से बनी हुई हैं। साथ ही बर्फ़ से ढकी पहाड़ी मैदान, ऐसा लगता है मानो अभिमानी पर्वत सरदारों ने अपना शीश और कटी प्रदेश को ढक लिया, मतलब बर्फ़ के कारण से ये स्थान बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। लेकिन छाती दब से खोल रखिए, इस स्थान में 3 नदियाँ का उद्गम है। ये जो स्थान जहाँ पर कवि लेखक यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। 3 नदियों का संगम है ये। ऊपर से व्यास, मध्य से चंद्रा और भागा जो आगे चलकर मिल जाती हैं। तो 3 नदियाँ कौन सी हैं? व्यास सबसे ऊपर, बीच में कौन सी नदी है? चंद्रा, और उसके बाद भागा। ये 3 नदियाँ आकर इस स्थान पर मिलती हैं। बस आज हम आपको इतने पढ़ाएंगे। इसके बाद जो थोड़ा सा बाकी है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। अब आपके लिए क्या काम है? जितना हमने पढ़ाया है उसको आप पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्नोत्तर में जो आप बना सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हैं, जैसे सही विकल्प को चुनिए, मौखिक प्रश्नोत्तर के उत्तर देखिए, मल्टीपल चॉइस के प्रश्नोत्तर को देखिए और बुक में टिक लगा लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है, उसके उत्तर क्या हैं, पढ़िए। आपके पास जो आंसर शीट दिया गया उसको देखिए, और ग्रामर के जो प्रश्नोत्तर आप बना सकते हैं, जैसे जो दिखाई ना दे, पेज नंबर 99, जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, सृष्टि बनाने वाला सृजनहार, जिसका वर्णन न किया जा सकते अवर्णनीय, सृजन करने वाला सृजनकर्ता, जो हिम से घिरा हो हिमालय। तो ऐसे बहुत सारे सरल सरल प्रश्नोत्तर हैं जिनको आप बुक में बना सकते, बनाइए। आपके पास जो आंसर शीट भेजा गया है उसको भी आप देख लीजिए। इस प्रकार सभी प्रश्नोत्तर जो नोटबुक में बनाए नोटबुक में बनाइए, और जो टेक्स्ट बुक में बनाने के हैं उसको टेक्स्ट बुक्स में बनाते चलिए। हमारे साथ चलिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई कीजिए और हमसे हर प्रॉब्लम का उत्तर पूछिए। ठीक है, आज बस इतना ही। ओके, नमस्कार।